हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर फरहान बेग। आई एम ए मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज मैं ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ, ये इसका टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। माय नेम इज डॉक्टर फरहान बेग। और किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हमको किन टर्म की डेफिनेशन हमको मालूम होना चाहिए, क्या क्या मालूम होना चाहिए, उस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ कि मैट्रिक्स में क्या होती है, उनके टाइप्स कितने होते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो है ये। और मेरा फोकस सिर्फ रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है दोज हु आर एडमिटेड इन सिस्टेक कॉलेज, और जो बीच में से एडमिट हो रहे हैं, जिनने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अटेंड नहीं किया है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। सो कैन वी स्टार्ट द वीडियो। कुछ डेफिनेशन है, बता देता हूँ। जैसे मैट्रिक्स सबको मालूम है क्या होती है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। हिंदी में मैट्रिक्स को आप आव्यूह बोलते थे। आव्यूह एक संग्रह होता है स्तंभ और पंक्तियों का। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 एंड 5 6। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आड़ी लाइन, इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इनको रॉ बोलते हैं। ये रॉ है, क्लियर, जिसको हिंदी में पंक्ति बोलते थे। और ये जो है वर्टिकल लाइन, इनको हम कॉलन बोलते हैं, क्लियर। यहां पर इसकी ऑर्डर लिखते हैं आर क्रॉस सी, नंबर ऑफ रो 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 2। सो इट इज ए बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसिस। इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स को का नोटेशन जो होता है वो होता है m क्रॉस n। ए आई जे, ये क्या बताता है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट बताता है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं कि A21 कहाँ आता है, तो A21 मतलब जहां सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं। सेकेंड रो मतलब दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये वाला जो एलिमेंट है दैट इज A21, क्लियर। मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट का इवेल्युएशन मालूम होना जरूरी है कि हाउ यू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो उसको मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। डिटरमिनेंट को हिंदी में हम सारणिक बोलते थे, क्लियर। शॉर्ट में बता रहा हूं बस मैं, कि सपोज -2 है, तो -2 का डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो -2 ही होती है। इट इज नॉट ए मॉड, इट इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1। अगर मैं 2 क्रॉस 2 की बात करूं, तो AD माइनस BC, AD माइनस BC, क्लियर। अगर मैं 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट की बात करूं, तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट हम बना लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस से। अगर ये 4 क्रॉस 4 का होता, तो यहाँ पर हम अल्टरनेट 4 क्रॉस 4 के बनाते। देयर आर 6 मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। 6 तरीके हैं, 3 रो और 3 कॉलम। जितने रो और जितने कॉलम होते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम उतनी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की हेल्प लगेगी इसकी वैल्यू निकालने के लिए। इसको हम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं R1 की हेल्प से, R1 यानी रो 1, तो मैं इस एलिमेंटों को इन साइन से कंपेयर करूंगा, तो A1 के आगे लगेगा प्लस, तो दैट इज A1
A1 के सामने ये वाली रो, A1 के नीचे ये कॉलम आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो ये वाला डिटरमिनेंट बचा, तो आप उसको A5, A6, A8 और A9 लिख सकते हैं। A2 के आगे आएगा माइनस साइन, दैट इज माइनस A2। A2 के नीचे वाला कॉलम ये, और ये रह गई, तो A4, A6 और A7, A8, सॉरी A9। सिमिलरली A3 के आगे क्या आएगा, प्लस साइन, ये कॉलम डिलीट कर दें और ये रो डिलीट कर दें, तो A4, A5 और A7, A8, और ये 2x2 का डिटरमिनेंट है, जिसको आप बहुत इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। क्लियर? प्लीज नोट डाउन दिस। इसी तरीके से आप R1 की जगह R2 भी ले सकते हो। R2 मतलब दिस। तो अगर मैं एक्सपेंड करूंगा इसको R2 से, एक्सपेंड बाय R2, तो अब R2 के आगे मुझे साइन लगेंगे माइनस प्लस माइनस, तो A4 के आगे क्या जाएगा, माइनस ऑफ A4। A4 के सामने वाला रो और ये कॉलम, तो A2, A3, A8, A9, A2, A3, A8, A9। फिर A5 के आगे आएगा प्लस A5, ये रो और ये कॉलम, A1, A3 और A7, A9। द लास्ट वन इज A6। A6 के आगे क्या आएगा, माइनस, तो A6 मतलब ये वाली रो हो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, तो A1, A2, A7, A1, A2 और A7, A8। इससे आप वैल्यू निकालेंगे, इससे वैल्यू निकालेंगे, या R3 से निकालेंगे, या C1, C2, C3, इन सब से वैल्यू हमारी सेम आने वाली है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लें पॉज वीडियो करके। अपन यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर? अगर आपको बोला जाए 1, 2, 3, 0, 5, 1 और 0, 0, 2 इसकी वैल्यू, तो हम इसको निकालने के लिए कोई भी रो, कोई भी कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है वो हमारे लिए बहुत इजी पड़ेगा। तो अगर मैं लास्ट वाली रो से एक्सपेंड करूं, तो लास्ट वाली रो को मेरे को इस साइन से कंपेयर करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, तो शुरू की दो टर्म तो जीरो हो जाएंगी, लास्ट में 2 के आगे क्या आएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये कॉलम और ये रो, कितना बचा, दैट इज 1, 2, 0, 5। और ये 2x2 के डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5 और 2 इंटू 0, द फाइनल वैल्यू इज 10। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने 12th में 3x3 पढ़ा है, अगर ये 3x3 की जगह 4x4 हो जाए, तब भी उसका तरीका यही होता है, बस कैलकुलेशन वाइड हो जाती है। कैलकुलेशन वाइड हो जाती है का मतलब ये है कि सपोज मैं इसी को A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 और A16। अगर ये 4x4 का डिटरमिनेंट है और इसको आपको इवेल्युएट करना है, तो इसको भी हम सेम जैसे 3x3 का करे थे, यहाँ पर हम 4x4 के प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस प्लस, इससे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंड करने के टोटल तरीके हो जाएंगे 8, क्योंकि 4 रो है और 4 कॉलम,
टोटल मिला के 8 किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं R1 से, अगर मैं एक्सपेंड करता हूं बाय R1, तो R1 को मैं किस साइन से कंपेयर करूंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो A1 के आगे क्या आएगा, प्लस, तो A1। अब ये रो और ये कॉलम क्लियर डिलीट होगी, तो क्या हो जाएगा, A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 A15 A16, दैट इज 3 क्रॉस 3। अब A2 के आगे क्या आएगा, -2, तो ये आ जाएगा -2, A2 के नीचे वाला कॉलम और ये रो, तो A5 A7 A8 A5 A7 A8 A9 A11 A12 और A13 A15 और A16, क्लियर। अब A3 के आगे क्या आएगा, प्लस, तो प्लस A3 में ये रो, सॉरी ये कॉलम और ये रो, तो A5 A6 A8 A5 A6 A8, और यहाँ पर आप लिख नहीं रहा हूं, आप ऐसे लिख लेना। इसके बाद क्या आएगा, A4 में अगेन 3 क्रॉस 3, ये गया ये गया, A5 A6 A7, तो A5 A6 A7, फिर यहाँ 3 क्रॉस 3। अब यहाँ पर आपको इस 3 क्रॉस 3 को फिर से इवेल्युएट करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन बहुत वाइड हो गई, क्लियर, लेकिन यही इसका तरीका है ओपन करने का, देयर इज नो अल्टरनेट मेथड। हाँ, आप 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि एग्जामिनेशन में अलाउ रहता है, क्लियर। हाँ, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे रैंक निकालेंगे, तो इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए अगर मैं इन एलिमेंटों को 0 बना दूं, तो उससे क्या होगा, हमको ये जो पार्ट है 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट, इसको इवेल्युएट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 क्रॉस 4 का इवेल्युएट करने को आता है रैंक में, तो ये बेसिक तरीका यही है। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। अब मैं आपको बता रहा हूं सब मैट्रिक्स क्या होते हैं। सब मैट्रिक्स से पहले एक चीज आप देख लीजिए कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, मतलब अगर मैट्रिक्स की ऑर्डर n क्रॉस n होती है, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स या हिंदी में वर्गाव्य बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4, इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। 4, इसकी ऑर्डर कितनी है, 1 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, इस टाइप की मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम होते हैं, है ना, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स कैसे बनती है। सब मैट्रिक्स अगर आप टर्म देख रहे होगे, तो अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें सेट का सबसेट होता है, समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यहाँ पर भी हम मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स निकालेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से सेट की सबसेट निकालते थे, सेट का सबसेट निकालते थे। सेट का सबसेट निकालने का तरीका ये होता था, सपोज एक सेट है 1 2 3 4, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका उपसमुच्चय या सबसेट बनाइए, तो आप रैंडमली कोई से भी एलिमेंट उठा के यहाँ पर रख देते थे। सपोज मैंने 3 और 4 रख दिया, तो ये जो सेट है, ये जो बी, ये ए का सबसेट कहलाता था, क्लियर। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स बनाने के लिए हम ये तरीका नहीं अप्लाई करेंगे कि आप कोई से भी रैंडमली एलिमेंट उठा के
आपने अलग से रख दिए तो वो सब मैट्रिक्स बन गई। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है और इसकी हमको सब मैट्रिक्स बनाना है। तो इसकी सब मैट्रिक्स बनाने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि कोई से भी रैंडमली एलिमेंट उठा ले, मान लो मैंने 3 उठा लिया और एक 4 उठा लिया और ये इसकी सब मैट्रिक्स बन गई। दिस इज नॉट अ वे टू फाइंड दी सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देयर इज ए रूल जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही हम मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। तो वो रूल क्या है हम देखते हैं। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सब मैट्रिक्स। मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ निकालने का तरीका बता रहा हूँ सब मैट्रिक्स क्या होती है। तो सब मैट्रिक्स बनाने के लिए आप एक मैट्रिक्स चाहिए। सपोज वो मैट्रिक्स हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4। 3 रो है इसमें और 4 कॉलम। अब मुझे आपको इसकी सब मैट्रिक्स बनाना है। तो सब मैट्रिक्स बनाने के लिए फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप रो या कॉलम या दोनों को आप डिलीट करो, क्लियर, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो रिमेनिंग पार्ट सब मैट्रिक्स कहलाता है। अगर मैं इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दूं, फर्स्ट रो मतलब ये और फर्स्ट कॉलम यानी ये डिलीट कर दूं, तो कितना बच रहा है 6 7 8 10 11 12। तो ये एक सब मैट्रिक्स बन गई। मतलब आपको इस मैट्रिक्स को इसका सब मैट्रिक्स होने के लिए एक रीजन होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। वो रूल ये कि क्या मैं यहां से रो और कॉलम डिलीट करूं तो ये बच रहा है, तो यस बच रहा है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को मैं डिलीट कर दूं। अगर मैं आपसे पूछूं 3 7 11 क्या ये सब मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए आप मुझे बताएं कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम डिलीट करें। जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम दोनों को ही डिलीट करना पड़ेगा, आप सिर्फ रो को भी कर सकते हैं, सिर्फ कॉलम को भी कर सकते हैं, रो और कॉलम दोनों को कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट रो मतलब ये, सेकंड कॉलम और थर्ड रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को डिलीट करूंगा तो मेरे पास क्या बच रहा है 3 7 11। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, सब मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 4 9 12 1 4 9 12 सब मैट्रिक्स है, तो 1 4 के लिए मैं अगर फर्स्ट रो को तो डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो 1 और 4 गायब हो जाएंगे। तो मैं अगर सेकंड और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दूं तो उससे ये दोनों गायब, और सेकंड रो को डिलीट कर दूं तो उससे ये पोर्शन गायब। तो क्या बचेगा, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आपको इस पूरे मैट्रिक्स में से ये वाली रो कट कर देना है, सॉरी कॉलम कट कर देना है, ये कॉलम कट कर देना है और ये वाली रो कट कर देना है। तो क्या बचेगा 1 4 9 12। इसका मतलब ये क्या है, सब मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे बोलूं 4 7 ये एक सब मैट्रिक्स है क्या, तो 4 और 7 सब मैट्रिक्स नहीं होगी क्योंकि आपको 4 को बचाना है तो फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम नहीं डिलीट कर सकते, क्लियर। सिर्फ 4 को रखना है तो आपको ये कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। जब आप ये कॉलम डिलीट करोगे तो उसमें 7 भी रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज नॉट अ सब मैट्रिक्स, क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 4 10 12, क्लियर, ये सब मैट्रिक्स है क्या, तो 2 और 4 को रखना है, तो 2 और 4 को रखना है तो हम सेकंड और फोर्थ कॉलम मतलब ये और ये तो डिलीट ही नहीं कर सकते। हमको क्या डिलीट करना पड़ेगा, एक ये वाला और एक ये वाला डिलीट कर दें तो 2 4 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या रिमूव करना है, 6 7 हमें नहीं चाहिए तो हम सेकंड रो को यहाँ से डिलीट कर दें। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को और सेकंड रो को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 4 10 11। इट मीन्स दिस इज ए सब मैट्रिक्स, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं 10 की बात करूं तो ये
सब मैट्रिक्स है क्या? तो यस ऑफ कोर्स इट इज सब मैट्रिक्स। अगर मुझे 10 को बचाना है या 10 को लाना है तो मुझे क्या क्या डिलीट करना पड़ेगा? मुझे फर्स्ट कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, मुझे थर्ड कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, मुझे फोर्थ कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट रॉ डिलीट करनी पड़ेगी और मुझे सेकंड रॉ डिलीट करनी पड़ेगी। इन सबको डिलीट करने पर सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास? 10 बच रहा है। इट मीन्स दिस इज ए सब मैट्रिक्स। क्लियर? अभी ऐसी बहुत सारी, अगर मैं 3x3 की बोलूं तो 1 2 4 5 7 8 9 11 12, क्या ये सब मैट्रिक्स है? तो इस सब मैट्रिक्स को बनाने के लिए मुझे एक चीज डिलीट करनी पड़ेगी और उसका नाम है थर्ड कॉलम। सॉरी 2, यहाँ 6 आएगा। 1 5 2 6 10, क्लियर? 4 8 12। अगर मुझे ये बचाना है या लाना है तो मुझे सिर्फ किसको डिलीट करना पड़ेगा? थर्ड कॉलम को। अगर मैं डिलीट कर दूं, थर्ड कॉलम मतलब ये, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन क्या बचेगा? 1 2 4 5 6 8 9 10 12। क्लियर? तो दिस इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। दिस इज a sum matrix of order 1 2 3x1. This is sum matrix of order 2x2. This is also a 2x2. This is 1 2 2x3. This is not a sum matrix. Clear? तो ये सब मैट्रिक्स है। 3x3 की बन सकती है, 2x2 की बन सकती है, 1x1 की बन सकती है। क्लियर? लेकिन 4x4 की नहीं बन सकती, क्योंकि 4x4 बनने के लिए आपको 4 और 4 कॉलम होना चाहिए, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज नोट डाउन दिस वीडियो। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं, ये तो हो गई सब मैट्रिक्स की। अब मैं यहां इस सब मैट्रिक्स के जगह माइनर कर देता हूं। क्लियर? तो व्हाट इज माइनर? तो माइनर का मतलब ये होता है कि सब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से आप सब मैट्रिक्स निकालो। ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स से आप सब मैट्रिक्स निकालो, उन सब मैट्रिक्स में से वो सब मैट्रिक्स कलेक्ट कर लो जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे जितनी भी सब मैट्रिक्स लिखी है, इनमें से स्क्वायर कौन कौन सी है? एक स्क्वायर ये है, एक ये वाली है, ये सब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वाली भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बस, है ना? और भी हो सकती है लेकिन ब्लैक बोर्ड पे इतनी लिखी है। आप जितनी भी सब मैट्रिक्स हैं जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट जब बना लेते हो तो वो कहलाता है माइनर। क्लियर? अगेन आई रिपीट माय सेंटेंस, मैट्रिक्स से आपको सब मैट्रिक्स बनाना है, सब मैट्रिक्स में से वो कलेक्ट करना है जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो। स्क्वायर सब मैट्रिक्स मतलब जिनमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। उन स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब आप लोगे तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगा माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। मतलब जैसे ये सब मैट्रिक्स है और स्क्वायर भी है, मैं इसका अगर डिटरमिनेंट ले लेता हूं दैट इज 1 4 9 12, तो ये क्या बन गया? एक माइनर बन गया। कितने ऑर्डर का? 2x2 का। क्लियर? क्या मैं इसका माइनर बना सकता हूं? नहीं बना सकता, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स तो है लेकिन ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं। ओके, तो अपन थोड़े से और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके सामने ये जो मैट्रिक्स लिखी है इसके हम माइनर ढूंढ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं क्या 1 3 5 7 ये इसका माइनर है कि नहीं? मैट्रिक्स का मैट्रिक्स हमेशा, सॉरी, माइनर हमेशा किसी मैट्रिक्स के होते हैं, तो मैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। ओके, तो इस मैट्रिक्स का ये माइनर है कि नहीं, तो हमको क्या देखना है कि जब हम इसकी मैट्रिक्स बनाएं तो वो मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स भी होना चाहिए और स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये स्क्वायर तो है, बस हम ये देख लेते हैं कि ये सब मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सब मैट्रिक्स के लिए 1 3 5 7 को बचाना है, तो 1 3
5 7 को बचाने के लिए मैं इसको डिलीट कर दूं, लास्ट वाले को डिलीट कर दूं और लास्ट रो को डिलीट कर दूं, तो क्या बच रहा है 1 3 5 7। इट मींस दिस इज ए माइनर। क्लियर? अगर मैं बोलूं 7, तो 7 एक माइनर है क्या वन ऑर्डर का? यस ऑफ कोर्स है। 7 को अगर मैं यहां लिख लूं तो क्या ये सब मैट्रिक्स है? तो 7 को बचाने के लिए मुझे क्या क्या डिलीट करना पड़ेगा? फर्स्ट रो डिलीट कर दूं, थर्ड रो डिलीट कर दूं, शुरू के 2 कॉलम और लास्ट का कॉलम डिलीट कर दूंगा, तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। इट मींस ये माइनर है। क्लियर? एक और देख लेते हैं। 1 3 4 5 7 8 और 9 11 12। क्या ये 3 क्रॉस 3 का माइनर है इस मैट्रिक्स का? तो 3 क्रॉस 3 का ये माइनर को हम अगर सब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले देखेंगे जब हम इसकी मैट्रिक्स बनाएं तो ये सब मैट्रिक्स है कि नहीं। तो 1 3 4 लाने के लिए मुझे सेकंड कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। सेकंड कॉलम डिलीट कर दूंगा तो ये जो मैट्रिक्स है वो सब मैट्रिक्स बन जाएगी और ये स्क्वायर भी है। इसका मतलब ये जो है डिटरमाइंड, ये क्या बन जाएगा? माइनर बन जाएगा। कितने ऑर्डर का? 3 क्रॉस 3 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 3 क्रॉस 3 के कितने माइनर मिल रहे हैं, तो बहुत सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं लास्ट वाले को हाइड कर दूं तो ये एक माइनर बन जाएगा। फिर मैं फर्स्ट वाले को हाइड कर दूं तो 2 3 4 6 7 8 10 11 12 बन जाएगा। फिर मैं इसको डिलीट कर दूं तो 1 3 4 5 7 8 9 10 11 9 11 12 ये थर्ड बन जाएगा। एंड दिस इज 4 1 2 4 5 6 8 9 10 11 सॉरी 9 10 12। तो इस मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 के कितने माइनर बन रहा है? 4 बन रहा है। ऐसी 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1 के 1 क्रॉस 1 की बात करूंगा मतलब 1 ऑर्डर के, तो कितने बनेंगे? जितने एलिमेंट हैं। एलिमेंट कितने हैं? 3 4 जा 12। सो 4 12 माइनर्स बनेंगे 1 क्रॉस 1 के, 1 2 से लेके 12 तक ये सारे माइनर्स हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जब हम रैंक पढ़ेंगे तो हम दो वर्ड यूज करूंगा, एक माइनर, एक नॉन जीरो माइनर और एक जीरो माइनर। तो नॉन जीरो और जीरो का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, डिटरमिनेंट्स की हम वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं, इस किसी एक नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस नंबर को अगर इस डिटरमिनेंट को कन्वर्ट करूंगा, बेसिकली इट इज ए माइनर और माइनर बेसिकली इज ए डिटरमिनेंट। तो 7 1 7 और 5 3 15। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 7 माइनस 15 और 7 माइनस 15 इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज -8 और -8 इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपली जब किसी माइनर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो नॉन जीरो माइनर है। नॉन जीरो माइनर। और अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब किसी माइनर की वैल्यू, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 2 4, ये कोई माइनर है, तो इसकी वैल्यू 4 1 4 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो ये वाला जो माइनर है ये क्या कहलाएगा? ये इसका माइनर नहीं है, इट इज जस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूं। तो माइनर बेसिकली डिटरमिनेंट होते हैं। अगर किसी माइनर की वैल्यू 0 आती है तो उसको जीरो माइनर बोलते हैं, और अगर किसी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हम उसको नॉन जीरो माइनर बोलते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट 4 क्रॉस 4 और किसी भी मैट्रिक्स के माइनर क्या होते हैं, है ना। अब आती है व्हाट इज रैंक एंड हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रैंक। तो रैंक की डेफिनेशन क्या होती है कि सपोज ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन। क्लियर? मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स की रैंक आर होती है
आर, स्मॉल आर। अब ये आर क्या है? आर होल नंबर है। ठीक है, एक मैट्रिक्स की रैंक आर होती है अगर दो कंडीशन ये मैट्रिक्स फॉलो करता है। पहली कंडीशन कि इस मैट्रिक्स के अंदर आर ऑर्डर का मतलब आर क्रॉस आर का कम से कम एक माइनर ऐसा मिलना चाहिए जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। क्लियर? यहां पर एटलीस्ट 1। क्लियर? मैं आपको जब एग्जाम्पल से बताऊंगा तब आप इसको कोरिलेट कर पाओगे। अभी आप सिर्फ सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक मैट्रिक्स की रैंक आर होती है। व्हाट इज आर? इनमें से कोई एक नंबर। अगर ये दो कंडीशनों को फॉलो करें। पहली कंडीशन, इस मैट्रिक्स के अंदर आर क्रॉस आर का एक माइनर नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। कितने माइनर? एटलीस्ट 1। हमको सिर्फ एक से मतलब है। और इससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर। बड़े ऑर्डर मतलब अगर ये आर है तो आर से बड़ा क्या होगा? आर प्लस 1 क्रॉस आर प्लस 1। ये जितने भी माइनर है ये क्या होना चाहिए? 0। जितने भी मतलब सारे, उस सारे को क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। एक का नोटेशन है फॉर ऑल आर। क्लियर? अगर सपोज एक मैट्रिक्स है ए और इसकी रैंक है 2, इस बात का मतलब क्या होगा? इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको अभी कैलकुलेट करना नहीं बताया है कि रैंक कैसे निकालते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक। जब मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, तब आपको एकदम दिमाग में घुसेगा कि एक्चुअली रैंक क्या है। ठीक है, एक मैट्रिक्स की रैंक अगर 2 है, इस बात का मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 का कम से कम एक माइनर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0। कम से कम एक। और इससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर कितने होंगे? सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे, अगर उसमें अवेलेबल है तो। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक मैट्रिक्स की रैंक आर होती है। आर मतलब इनमें से, इनमें मतलब 2 3 4 होल नंबर। अगर ये दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, उस मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक माइनर ऐसा मिले जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और इससे बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं वो सारे के सारे 0 हो। ये तो हुई डेफिनेशन। अब हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्लियर? इससे पहले बता दूं, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 0 तभी होती है अनटिल एंड अनलेस उसके सारे एलिमेंट 0 ना हो। अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो ही कंडीशन रैंक 0 होगी, अदरवाइज रैंक 0 नहीं होगी। क्लियर? अब हम इसको एक डेफिनेशन को किसी एक एग्जाम्पल से कोरिलेट करते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए इधर, अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। क्लियर? किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो होती है उसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले उसकी ऑर्डर को देखना पड़ता है। यहाँ पर इसकी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इस बात का मतलब इसकी मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है, नहीं तो 2 होगी, नहीं तो 1 होगी, नहीं तो 0 होगी। क्लियर? 0 कब होती है? जब सारे एलिमेंट 0 हो। तो इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? 3। बाय चांस अगर ये 3 क्रॉस 3 ना होके 3 क्रॉस 4 होता, तब भी इसकी मैक्सिमम रैंक 3 ही हो सकती है, क्योंकि 4 होने के लिए इस मैट्रिक्स में 4 क्रॉस 4 का माइनर होना जरूरी है। लेकिन इसमें 4 क्रॉस 4 का माइनर मिल नहीं सकता, क्योंकि 4 क्रॉस 4 का माइनर मतलब 4 रो और 4 कॉलम, विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस मैट्रिक्स। तो अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, तब भी मैक्सिमम रैंक कितनी होगी?
3 होगी। क्लियर? अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाई देता हूं। चलो मैं यहां पर कर देता हूं D1 D2 D3 3 क्रॉस 4। तो इस मैट्रिक्स की रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। मैक्सिमम 3 हो सकती है, इस बात का मतलब नहीं कि 3 ही निकलेगी, मैक्सिमम 3 हो सकती है, अदरवाइज 2 या तो 1। अब मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी कि इस मैट्रिक्स की रैंक R होगी अगर इस मैट्रिक्स के अंदर R क्रॉस R का कम से कम एक माइनर ऐसा मिले, कम से कम एक, जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और इससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर इनकी वैल्यू क्या हो? 0। इसमें एक चीज याद रखना कि कैलकुलेशन रैंक के लिए हम हाईएस्ट से चेक करते हैं। सबसे पहले 3 चेक करेंगे, 3 नहीं होगी तो देन वी विल सर्च फॉर 2, 2 नहीं होगी तो 1, और 1 नहीं होगी तो 0। 0 तब होती है जब सारे एलिमेंट 0 है। क्लियर? तो सबसे पहले हम 3 चेक करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और मैं बार बार अभी बोल रहा हूं, ये माइनर है ऑर्डर कितने का? R क्रॉस R का। अब क्योंकि माइनर बेसिकली डिटरमाइंट होता है तो मैं R क्रॉस R ना बोल के सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि ये R ऑर्डर का है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 क्रॉस 2 का माइनर है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? कितने ऑर्डर का माइनर है? 2 ऑर्डर का। क्लियर? 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। तो ये अंडरस्टूड है कि वो 2 क्रॉस 2 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी रैंक 3 है या नहीं है। 3 होने के लिए आप इसमें 3 ऑर्डर का ऐसा माइनर ढूंढोगे जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर? आपको ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का पहला माइनर जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हो। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 3 क्रॉस 4 जो मैट्रिक्स होती है इसमें 4 माइनर बनते हैं 3 ऑर्डर के। क्लियर? तो पहला माइनर जो है वो पहला माइनर कौन सा बन रहा है? ये पूरा। क्लियर? तो मैंने इसको नाम दे दिया A1। A1 क्या जाएगा? A1 B1 C1, A2 B2 और C2, A3 B3 C3। क्लियर? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले बता चुका हूं। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन कि मान लो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई है तो ये कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो रैंक आ गई कितनी? 3 रैंक आ गई। क्यों? क्योंकि ये माइनर आ गया है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या? दूसरा ऑप्शन ये कि ये अगर 0 आ जाता, तो अगर ये 0 आ जाता, क्लियर, तो ऐसा नहीं है कि इसकी रैंक 3 नहीं होगी। हम फिर 3 ऑर्डर का दूसरा माइनर चूज करेंगे, क्योंकि हमको तब तक आगे बढ़ना है जब तक क्या नहीं मिल जाए? नॉट इक्वल टू 0। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले यही वाला लेना है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में तो आप इसको ले सकते हो। क्लियर? अब मैं यहाँ पर इस माइनर को ना लेके किसी और को ले लेता हूं। ठीक है? ये आगे क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि पहला वाला 0 आया है, याद रखना। तो अब मैंने दूसरा वाला निकाला। इसमें भी 2 ऑप्शन। अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई? नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हुआ? आंसर आ गया। हमको तब रुकना है जब नॉट इक्वल टू 0 आए, हमको आगे तब बढ़ना है, आगे तब कैलकुलेट करना है माइनर जब इक्वल टू 0 आए। लेकिन अगर यहाँ पर पहले ऑप्शन में ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारा आंसर आ गया, रैंक कितनी हो गई? 3। क्लियर? रैंक कितनी हो गई? R मतलब 3 हो गई। क्लियर? R मीन्स रैंक। अब मान लो दूसरा ऑप्शन कि ये फिर 0 आ जाता है, तो अब फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आगे मतलब नेक्स्ट निकालेंगे। तो अब नेक्स्ट क्या निकलेगा? नेक्स्ट ये ले लिया हमने, ये ले लिया, अब इस पे हाथ रख दें। तो A1 C1 D1, A2 C2 D2, A3 C3 D3। मैं आपको फिर बोल चुका हूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पहले ये लो फिर ये लो। आपको अगर पहला ऐसा दिख रहा है कि वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो आप उसको ले लो। क्लियर?
ऐसा नहीं कर सकते हैं कि शुरू के 2 जीरो आए और हम लिख दें सिमिलरली ऑल दी माइनर आर जीरो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमको सारे माइनर्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि शुरू के 3 माइनर जीरो आ गए और चौथा माइनर, फोर्थ माइनर नॉट इक्वल टू जीरो आए। क्लियर? तो हमने इसकी वैल्यू निकाला, इसमें भी 2 ऑप्शन नॉट इक्वल टू जीरो, तो आंसर आ गया, रैंक कितनी हो गई 3। ये वैल्यू क्या आ रही है डजंट मैटर, माइनस आ रही है, प्लस आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। अपॉन में आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है, कुछ भी, इससे मतलब है। ये नॉट इक्वल टू जीरो आई तो आंसर आया रैंक 3। क्लियर? अब मान लो आपने फोर्थ भी निकाला और फोर्थ भी क्या आ गया, जीरो आ गया। क्लियर? मतलब आपने 3 क्रॉस 3 के सारे निकाल लिए और सारे जीरो आए। अगर कोई एक भी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता तो रैंक आ जाती कितनी, 3। लेकिन कोइंसिडेंटली सारे के सारे माइनर कितने आ गए हैं, जीरो। अब हम ये बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती। 3 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये कि रैंक कैसे कम होगी, 3 से कम होगी, क्योंकि आपने 3 क्रॉस 3 के सारे माइनर निकाल लिए 3 ऑर्डर। क्लियर? अब हम काय पे आ जाएंगे, 2 पर। मतलब हमको ऐसा नहीं करना है, हमको हाईएस्ट से चेक करना है। 2 सबसे पहले 3 नहीं होगी तो 2 होगी, 2 नहीं होगी तो 1 पे आएंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ये माइनर 3 ऑर्डर का कोई भी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा, सब जीरो आ रहा है। इट मीन्स इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। काय पे जाएंगे, 2 पर। 2 के आप कोई सा भी ले लो, 2 ऑर्डर का मैंने सपोज फर्स्ट ले लिया, A1 B1 A2 B2, ये कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2। पहला ऑप्शन क्या, नॉट इक्वल टू जीरो, रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई, खत्म, 2 ऑर्डर। क्लियर? दूसरा ऑप्शन इक्वल टू क्या है, 0। अब इक्वल टू 0 आ गया तो क्या निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट कौन सा ले लो, नेक्स्ट ले लो B1 C1 B2 C2। इसमें भी दूसरा ऑप्शन, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आई है तो आंसर आ गया, रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर? और अगर ये क्या आ गया, 0, तो 2 क्रॉस 2 का नेक्स्ट निकालेंगे। कब तक निकालते जाएंगे ये मत पूछना। क्लियर? आपको तब तक निकालते जाना है जब तक नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ जाए। क्लियर? गाड़ी तब रुकेगी आपकी जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, और अगर 0 आ गया तो हमको आगे बढ़ना है। क्लियर? सपोज आपने 2 क्रॉस 2 के निकाले और सारे के सारे 0 आ गए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या, कि रैंक अब 2 नहीं हो सकती। क्लियर? रैंक 2 नहीं हो सकती, मतलब रैंक अब कैसे कम होगी, 2 से भी कम होगी। क्लियर? अब हम आ जाते हैं 1 पे। तो 1 क्रॉस 1 का पहला माइनर कोई सा भी ले लो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब कितने हैं, 12। तो मान लो पहले मैंने ये ले लिया। क्लियर? इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो रैंक का आंसर आ गया, रैंक कितनी आ गई, 1, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है। सेकेंड ऑप्शन क्या, कि अगर ये 0 आ जाता है तो सेकेंड ढूंढेंगे। मान लो सेकेंड B1 और ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर? अब मैं गाड़ी यहीं रोक देता हूं। अब फाइनल 1 क्रॉस 1 का नॉट इक्वल टू 0 आया है तो रैंक कितनी हो गई, 1। अच्छा, अब मैं आगे निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे कैसे मतलब था, एटलीस्ट 1 से, और एटलीस्ट 1 आ चुका है। अब थोड़ी देर के लिए मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी और अभी जो कैलकुलेशन का तरीका बताया, आप इसको कोरिलेट करना। मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स की रैंक R होती है अगर उसके अंदर R ऑर्डर का एक माइनर ऐसा मिले जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और उससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर कैसे हैं, 0। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस मैट्रिक्स की रैंक 1 आ रही है, इस बात का मतलब क्या हुआ होगा, इस बात का मतलब ये है कि 1 ऑर्डर का, मतलब 1 क्रॉस 1 का एक माइनर ऐसा मिल गया होगा कम से कम जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद हमने निकाला नहीं है तो हम इसलिए बोल सकते हैं, हो सकता है इसके बाद भी नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन हमें एक से मतलब है, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई और इससे बड़े ऑर्डर के, तो 1 से बड़े ऑर्डर मतलब 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, तो वो सारे क्या आए होंगे, 0। 3 क्रॉस 3 के सारे 0 आए थे इसलिए हम 2 क्रॉस 2 पे आए थे, 2 क्रॉस 2 के सारे 0 आए थे इसलिए हम 1 क्रॉस 1 पे आए थे। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी एक मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं सबसे पहले हम उसकी ऑर्डर देखते हैं, इन दोनों नंबर में से जो लीस्ट नंबर होगा वो मैक्सिमम रैंक हो सकता है।